हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आपने अभी तक सारे चैप्टर कर लिए होंगे एसएसटी के। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी का लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। ये हमारे चारों तरफ क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। The root of prosperity is economic activity. The lack of it brings material distress. The absence of fruitful economic activity endangers both current prosperity and future growth. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी तो फ्यूचर ग्रोथ और अभी फिलहाल जो हमारा समय चल रहा है उसकी जो प्रोस्पेरिटी है वो खराब हो जाती है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड, what differentiates these activities to be grouped into sectors, what are the three sectors interconnected. Introduction starts from here. In chapter 13 we learned about two types of activities, economic and non-economic activities. दो तरीके की हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसा इंक्लूडेड होता है और नॉन इकोनॉमिक जिसमें पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है। Activities that create monetary value are called economic activities. वो एक्टिविटीज जिसमें पैसा इंक्लूडेड होता है और पैसे से वैल्यू क्रिएट होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने ये भी पढ़ा पिछले चैप्टर में कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज बेटर वी विल लर्न हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स देम इन दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं और किस किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओवर द डेकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। भाई साल दर साल, सालों साल से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर मोस्ट पीपल वर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक रियरिंग, production of tools, pottery, and weaving cloth. As societies progress, the number of economic activities through which people earn their livelihoods increased vastly. पहले जो है ना, पहले के समय में मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो एग्रीकल्चर था, मवेशी मतलब जानवरों को रखना था, टूल्स प्रोड्यूस करना था, पोट्री करना था मतलब घड़े वगैरह बनाना, ये सब, और क्लोथ्स वगैरह को सिलना, क्लोथ्स बनाना, ये मेन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते थे। बट जैसे जैसे अब सोसाइटीज ने हमने प्रोग्रेस की है उसी तरीके से मोनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे हम अपनी जो है लाइवलीहुड, अपना जो घर है, खान पान है, वो सब चलाते हैं। टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, वर्किंग इन बैंक्स, स्कूल्स एंड होटल्स। अब जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं, जैसे कंप्यूटर बनाना, मोबाइल फोन बनाना, बैंक में काम करना, स्कूल में काम करना, ट्रांसपोर्टेशन है, फर्नीचर बनाना है, टेलरिंग, मशीन्स बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। तो बहुत ही ज्यादा जो है आज के टाइम पे काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बढ़ चुके हैं। Classifying all these activities helps us to understand how they function and the links they have with each other. अब इनको क्लासिफाई, कौन से ग्रुप में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है वो क्लासिफाई करना हमारे को हेल्प करता है इन फंक्शंस को समझने में और उनको लिंक करने में एक दूसरे से। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक सेक्टर्स। Some economic activities share similar characteristics, and based on this, they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors. कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो सिमिलर अपने करेक्टरिस्टिक्स को रखती हैं, और बट उसी के हिसाब से हम उनको जो है ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स में कि कौन से इकोनॉमिक सेक्टर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। The three main types of economic sectors are primary, secondary and tertiary economic sectors. जो तीन मेन इकोनॉमिक सेक्टर हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अभी उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज। भाई होती क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज एक्चुअली में? Those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sector economic activities। वो एक्टिविटीज जिसमें जो इंसान है वो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल है आपका फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, वुड वगैरह लेने के लिए डायरेक्टली। तो ये सब जो है हमारी किस में आ जाती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज में। अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ गया, माइनिंग आ गया, फिशिंग आ गया, रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, सोलर पावर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और टर्शरी सेक्टर में आता है आपका हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपको इस पिक्चर से बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन से सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब प्राइमरी में हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है भाई नेचर के ऊपर, माइनिंग में भी, फिशिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी। सेकेंडरी में हमें प्राइमरी से चीजें लेनी पड़ती हैं और फिर हम ये काम कर पाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और टर्शरी जैसे कि सर्विस बेस्ड जो होता है, हेल्थ केयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। For example, work involving cultivation of grains and vegetables from agricultural farms, collecting wood from the forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, eggs from poultry farms, etc. are all primary sector economic activities। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज हैं। The most common primary activities are agriculture, mining, fishing, forestry, etc. Below are some of the types of activities within the primary sectors। नीचे भी इन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती है, जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग, माइनिंग हो गया, अलग अलग तरीके के जो है, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हम माइनिंग करते हैं तो वहां से ये प्राइमरी सेक्टर है। फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, रेजिंग लाइव स्टॉक, जैसे कि मैंने बताया था, जानवरों को रख रखाव करना, उनसे जो हम एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। आपको समझ में आ गया होगा जिसके लिए इंसान जो है डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल के, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। Economic activities in which people are dependent on outputs of the primary sector and transform them to produce goods are known as secondary activities। अब जिसमें जो है इंसान प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट होता है उस पर डिपेंडेंट होता है, मतलब रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, उस पे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, providing water, electricity, gas, etc. It also includes the manufacturing of products in factories and production units to process raw material from the primary sector into some other form that can be further sold या फिर consumed। प्राइमरी सेक्टर से जो आउटपुट मिलता है उसको जब हम इस्तेमाल करके अपने कोई प्रोडक्ट बनाने में, उसको कंज्यूम करने में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। Some examples of secondary sector includes processing of grains, agriculture yields, flour in mills, जैसे कि शुगर केन को प्रोसेस करते हैं, गेहूं को प्रोसेस करते हैं, फ्लोर बनाते हैं, आटा बनता है, वो सब किस में आता है आपका? सेकेंडरी एक्टिविटीज में या फिर सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। Similarly, wood from the forest is converted into furniture, cotton is used to make clothes, steel from iron ore is used to make automobiles like cars, trucks, etc. ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हो गया, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर प्रोडक्शन यूनिट है, ये सब आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है।
लास्ट आपका आता है टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज क्या होते हैं? Those economic activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary activities. इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। वो एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हेल्प करती हैं, ठीक है, वो इंसान जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनको हेल्प करती है। तो हेल्प कैसे करोगे? सर्विस से ही, ठीक है। तो उस सबको हम टर्शरी एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे कि ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, जो मतलब ड्राइवर है जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं फूड ग्रेन्स की या फिर हमारे स्टॉक की, रॉ मटेरियल की, वो टर्शरी एक्टिविटी है, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब आपका सर्विस इंडस्ट्री में आता है या फिर टर्शरी एक्टिविटी आप इसको बोल सकते हैं। देयर आर टेक्नीशियंस हु रिपेयर, जो भाई फैक्ट्रीज में जहाँ पे काम चल रहा है वहां पे कुछ बिगड़ गया है, तो जो वहां पे टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होते हैं वो हेल्प करते हैं वहां पे उन मशीनों को ठीक करने में, और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हेल्प करते हैं, तो उसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आगे पढ़ते हैं, सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एट होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल्स, ये सब भी जो है आपका टर्शरी या फिर जैसा कि मैंने पहले ही बताया सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होता है। जहां पे भी कोई सर्विस दी जा रही है, जैसे आप बैंक में काम कर रहे हो, टीचर हो आप, तो जो इंक्लूडेड है पीपल प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में, उनको आप हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में, तो वो आपका सर्विस सेक्टर होता है। एग्जाम्पल्स: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विसेज एट रेस्टोरेंट, सर्विसेज एट एयरपोर्ट्स या फिर रिटेल स्टोर्स, ये सब आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स, अब एक दूसरे की क्या इंटरडिपेंडेंस है? The three types of economic activities play an important role in the process of conversion of natural raw materials into finished products or final consumption. तीनों की तीनों एक्टिविटीज जो हैं नेचर से नेचुरल रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में हमारे तक पहुंचाते हैं और हम उसको फाइनली कंज्यूम करते हैं। Let us go on imaginary excursion to a village in Anand district of Gujarat to study an interesting example where we will understand how the three sectors are interconnected and support each other. एक एग्जांपल लेते हैं, आनंद गुजरात की जगह है, वहां पे कैसे तीनों की तीनों जो हैं एक्टिविटीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, उससे हम और थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे। These days, farmers in Gujarat greet the day with the clinking of milk pails and the happy moves of their best friends, their cows and buffaloes. Cows have a special place in the lives of the farmers and their families. अब गुजरात जो है वहां पे काउज एक स्पेशल प्लेस रखती है फार्मर्स के बीच में और उनकी फैमिलीज के बीच में। द फार्मर्स मिल्क द काउज एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय, और जो फार्मर्स हैं काउज से मिल्क निकालते हैं और जो पास की जो डेयरी होती है वहां पे उसको बेचते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और महीने के एंड में उनके दूध की जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाती है। हाउ एवर दिस वॉज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स अगो, लेकिन 50 साल पहले ये इस तरीके से नहीं होता था। दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ मिल्क कॉर्पोरेशन नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल की फुल फॉर्म है ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेजेस। 1940s में ना जो पहले फार्मर्स थे वो क्या करते थे, जो दूध होता था वो आस पास के जो गांव थे वहां पे जाके बेचते थे, लेकिन अब सीधा डेयरी में बेच देते हैं। They would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. As you know, milk spoils or curdles very fast in hot weather. The farmers had to sell the milk quickly before it could spoil. अब जो फार्मर्स को ना पहले जो है साइकिल पे जा जाके जो है दूध बेचना पड़ता था, ठीक है, और बहुत ही गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो जैसे निकालते थे साथ के साथ कोशिश करते थे कि साथ के साथ बिक जाए, और अब बहुत ईजी हो गया, दूध निकाला और जाके पास की डेयरी में दे दिया। This was lot of effort for the small amount of money they would learn, so they depended on people called middlemen who would buy the milk in bulk at merged prices from the farmers and sell it in the market. Many times the farmers felt cheated and harassed by the middlemen. तो उससे बचने के लिए ना
फार्मर्स क्या करते थे, मिडल मैन पे डिपेंडेंट थे। अब उसमें क्या होता था, मिडल मैन भैया अपनी मर्जी से अपने मन चाहे पैसे से वो दूध खरीदता था, भाई बेचना तो बेचो, नहीं तो खुद जाके मेहनत करो। तो इंसान क्या सोचता था, थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मेरा दूध खराब तो नहीं हो रहा है, बिक तो रहा है। तो वो बहुत बार ना उस टाइम पे लोग बाग अपने आप को चीटेड भी समझते थे कि चीट कर रहा है, हरास कर रहा है मिडल मैन हमें। One day, the farmers collectively approached Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent national leader, with their problems. He advised them to form a cooperative to become the independent and stop relying on the middleman. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको क्या बात बोली कि भाई अपनी ही एक कोऑपरेशन बनाओ जिससे आप मिडलमैन को साइड में कर दोगे और आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल milk as a group taking care of the entire operation of milk collection, processing and distribution themselves. अब उससे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, अपने आप ही एक ऑपरेशन बनाया और मिडलमैन को हटा के खुद ही दूध इकट्ठा करते थे, प्रोसेस करते थे और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करने लग गए। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल्स एडवाइस, उन्होंने उनकी एडवाइस ली और अमूल was set up in 1946 under the leadership of Tribhuvandas Patel, lawyer and freedom fighter, and Dr. Verghese Kurian, an engineer who was working at a dairy factory in Mumbai. अब इन दो लोगों ने अमूल का सेटअप किया 1946 में, जिससे मिडलमैन हट गया और अब डायरेक्टली फार्मर्स जो है डेयरी को दूध बेच सकते थे। तो इस इनिशिएटिव से आपको क्या समझ में आता है कि सभी जो है ना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब अमूल दूध लेता है, दूध के बाद वो चीज निकालता है, मिल्क पाउडर है, घी है, ये सब क्या हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई है। दूध से दूध आपका फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर था और फिर ये था। उसके बाद अमूल जो है देश के हर कोने में जाता है भाई, लॉरी से, ट्रक से, रेलवे से, एयर से, शिपिंग सर्विसेज से सप्लाई होता है दूध का। तो ये सब किस में आ जाता है आपका टर्शरी एक्टिविटीज में। तो अमूल का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जिससे हम समझ पाए कि तीनों के तीनों जो एक्टिविटीज हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट कैसे होती हैं। भाई प्राइमरी दूध लिया गया, फैक्ट्री में पहुंचाया गया, ठीक है, वहां से वो प्रोसेस होके मिल्क पाउडर, घी, कर्ड, मिल्क में प्रोसेस होके वो फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज आ गई। फिर ट्रेवल करके वो रिटेल्स तक पहुंचा तो वो आपका सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर में आ गया, टर्शरी एक्टिविटीज में। इस चैप्टर में यही था कि 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। कुछ भी सवाल हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम लिंक पे आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। इसके एमसीक्यू भी जल्दी आ जाएंगे और फिर हम शुरू करते हैं मैथ्स के चैप्टर्स। तो बने रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए सी यू, टेक केयर।